हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे सीडीपी यूपी टेट 2026 को टारगेट करते हुए। ये सीडीपी के क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन जिस साल पूछा गया है वो डेट हमने नीचे मेंशन की है। जैसे ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट सेकंड पेपर में 15 अक्टूबर 2017 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो नीचे उसकी डेट मेंशन है। अगला क्वेश्चन आपका यूपी टेट फर्स्ट पेपर में 2 फरवरी 2016 का क्वेश्चन है, तो इसकी डेट नीचे मेंशन की गई है। ये क्वेश्चन जैसे यूपी डेट फर्स्ट पेपर में कक्षा 1 से 5 तक के पेपर में 8 जनवरी 2020 को पूछा गया था। तो इस तरीके से ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट कक्षा 6 से 8 जो जूनियर लेवल का पेपर था उसमें पूछा गया है, 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी टेट फर्स्ट पेपर में 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 27 जून 2013 की परीक्षा में पूछा गया, यूपी टेट 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। इस तरीके से ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, डेफिनेटली उसके लिए ये 100 क्वेश्चन आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। DSSS PRT में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है। 3 जगह क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका देखिए 18 नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आज रहने वाले हैं। ठीक है, और ये क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। फटाफट चलेंगे, सुपर फास्ट आपकी ये क्लास होने वाली है। कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहा जाता है। तो कौन सी विधि है, अंतर्दर्शन जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, या बहिर्दर्शन है, अवलोकन है, या फिर प्रयोगीकरण है। 15 अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है यूपी टेट सेकंड पेपर का। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है वह हमारी अंतर्दर्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए अंतर्दर्शन में होता क्या है कि इसमें व्यक्ति अपने ही मन की भावनाओं, विचारों, अपना अनुभव इनका खुद निरीक्षण करता है, यानी कि अपने आप को पहचानता है, अपने अंदर झांक के देखता है। ठीक है, अपना दर्शन करता है। अंतर्दर्शन मतलब खुद का दर्शन करता है, अपनी भावनाओं, विचारों, अपने अनुभव का स्वयं निरीक्षण करता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव विधि मानी जाती है। बहिर्दर्शन में इसमें बाहरी व्यवहार का अध्ययन होता है। अवलोकन में इसमें किसी के व्यवहार को देखा जाता है। प्रयोगीकरण ये हमारा साइंटिफिक बेस्ड है। ठीक है, और तो कुल मिलाकर के बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अंतर्दर्शन इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है कि भाई शिक्षा विषय केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, क्रिया केंद्रित होनी चाहिए, या बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। देखिए, क्रिया केंद्रित एक्टिविटी बेस्ड होनी तो चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि शिक्षा हमारी बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें देखिए मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। हमें बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही बालक को शिक्षा देनी है। ठीक है, चलिए विषय केंद्रित नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका फोकस सब्जेक्ट पर रहेगा, सब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा, यहाँ पे बालक को महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक अपने हिसाब से चलता है। और क्रिया केंद्रित ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर हमें बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता को ध्यान में रखना है। तो शिक्षा हमारी बाल केंद्रित होना चाहिए। इस पर मनोविज्ञान का बहुत जो है कि मनोविज्ञान यही कहता है कि बालक जो शिक्षा है हमारी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन। देखिए, बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, या फिर मोरल डेवलपमेंट से। बात किसकी हो रही है सर, बात यहाँ पे वृद्धि की हो रही है, बात यहाँ पे ग्रोथ की हो रही है। तो ग्रोथ का मतलब जहाँ पे आपको कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे आकार बढ़ रहा है ना, शेप एंड साइज में वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है। तो ये लंबाई, वजन, आकार, शेप एंड साइज कहाँ बढ़ता नजर आ रहा है, नैतिक विकास में कुछ नजर आ रहा है,
भावात्मक में, सामाजिक में। देखिए ये सब चीज़ें हमको नज़र आती हैं शारीरिक विकास में, कि बच्चे का कितना वजन बढ़ा, उसकी लंबाई कितनी बढ़ी, आकार कितना बढ़ा, मोटाई कितनी बढ़ी, है ना। ये किससे, वृद्धि, ग्रोथ किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है। सामाजिक विकास तो फिर बच्चा समाज के लोगों से कैसे व्यवहार करना सीखता है, ठीक, कैसे इंटरेक्ट होता है, तो ये सामाजिक व्यवहार से जुड़ा है। भावात्मक विकास जहां बालक अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखता है, अपनी भावनाओं को समझता है। नैतिक विकास जहां बालक सही गलत की समझ जहां बच्चे के अंदर डेवलप होती है, तो ये उससे जुड़ा है। तो वृद्धि का मतलब ये हमारा शारीरिक विकास से जुड़ा है, फिजिकल डोमेन से रिलेटेड है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, 8 जनवरी 2020 पेपर सेकंड यूपी टेट का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वही आपको बताना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। बात तो ठीक है, क्योंकि जब हमारी लर्निंग होती है तो हमारे व्यवहार में चेंजेस आता है। जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंजेस आता है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी बात ठीक है। जो वृद्धि है वो हमारी कैसी प्रक्रिया है, वृद्धि जैविक प्रक्रिया है। ओके। देखिए ग्रोथ क्या है कि शरीर में होने वाली प्राकृतिक और शारीरिक बढ़ोतरी है, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, आपके बॉडी के पार्ट्स का आकार बढ़ रहा है, तो ये बढ़ोतरी शरीर के अंदर होने वाली जो जैविक प्रक्रिया है, जैसे कोशिकाओं का विभाजन, हार्मोन्स का प्रभाव, आपका हेरिडिटी का प्रभाव, इन सब के कारण होता है। इसलिए वृद्धि को बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। ये भी बात ठीक है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। नहीं सर, गलत बात है। विकास मात्रात्मक नहीं है। विकास केवल मात्रात्मक नहीं है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव नहीं होता। विकास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है, मतलब मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा जो है ये गोल ओरिएंटेड होती है, यानी कि जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। हम बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं उसके पीछे का लक्ष्य क्या है। जैसे हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं तो इसके पीछे का लक्ष्य ये है कि हम आपको यूपी टेट में अच्छे मार्क्स दिला पाएं, सीडीपी में हम आपको 30/30 दिला पाएं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये जो क्लास हम आपको दे रहे हैं आज, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जिसके माध्यम से आप अच्छे मार्क्स ला पाएं। तो ये शिक्षा क्या है, एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। सारे ऑप्शन सही है, बस ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है और ये यहाँ पे गलत है, इसीलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। कहता है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नहीं, विकास जन्म के साथ ही शुरू होता है, जीवन पर्यंत चलता है, समाप्त नहीं होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि बालक जो है अपने समाज से ही इंटरेक्ट करके सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज, संस्कृति, अपनी सभ्यता से ही सीखता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। विकास एकल आयामी नहीं है, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास पृथक नहीं होता, विकास इंटर रिलेटेड होता है, आपस में गुथा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भौतिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब आपस में जुड़े होते हैं, अलग नहीं होता। तो सारे ऑप्शंस कुल मिलाकर के ऑप्शन जो बी है यह एक उचित है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। DSSB, PRT, CTET 2 जगह पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपसे कहता है डैश के अलावा, इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? देखिए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, यानी कि खेल के माध्यम से बालक अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर कंट्रोल करना सीखता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। नहीं, खेल सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं होना चाहिए। खेल के माध्यम से हम कितनी चीज़ें सीखते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग सीखते हैं, है ना, टीम भावना हम सीखते हैं, और अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीखते हैं, कितनी ही चीज़ें सीखते हैं। तो सिर्फ समय बिताने का सुखद तरीका नहीं है, वे नए कौशल हासिल करते हैं। जो हम खेल रहे होते हैं तो उसमें हम नई नई स्किल्स को सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा ये जितने भी कारण हैं, इनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के डेवलपमेंट में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। CTET 9 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन आपके सामने था। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है मानव विकास का प्रारंभ होता है। यूपी टेट 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। गर्भावस्था से
पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो प्यारे दोस्तों, मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बालक माँ के गर्भ में आता है उसका डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है और फिर जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि वूम्ब टू टूम्ब कहा गया है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो वूम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक जाता है। जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता उसका डेवलपमेंट होता रहता है। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र हो जाती है? बच्चे की फिजिकल ग्रोथ स्पीड से होने लगती है। कहाँ पे होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर शिक्षा काल में? तो आपने देखा होगा आपके घर में छोटे बच्चे हैं, देखो 1, 1.5, 2 साल में कितना अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। 3 साल के बच्चे के अंदर कितनी तेजी से ग्रोथ होती है। तो शैशवावस्था में, कहाँ पे? शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि बहुत तीव्र होती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी टेट 2 बार यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार 2013 में, एक बार 2016 में। कहता है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या फिर संवेगात्मक होते हैं? देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के अधिकांश जो एक्टिविटीज होती हैं वो जो उनकी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे रोना, चूसना, चीज़ों को पकड़ना, मुंह में डालना, इन सब चीज़ों पर बेस्ड होती हैं। तो इसलिए उनके कार्य जो होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। डिफरेंट कैसे? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अब जैसे संज्ञानात्मक, ये तो सोचने समझने से संबंधित है, जो बाद में बच्चे के अंदर डेवलप होती है। संवेगात्मक, भावनाएं होती हैं। ठीक है, ये मुख्य आधार यहाँ पे मूल प्रवृत्तियां इसका नहीं है। तो कुल मिलाकर के बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी कि बालक कहाँ पे स्वकेंद्रित होता है? ईगोसेंट्रिज्म कहाँ पे बालक होता है? जहां वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता। जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में? देखिए, बालक जो है आपका 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, यानी कि जो जीन पियाजे ने दूसरी अवस्था बताई थी, जो पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर जो दूसरी 2 से 7 वर्ष बताई है, उसमें बालक जो है ईगोसेंट्रिज्म होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। यहाँ पे देखिए 3 से 6 साल लिखा है। यहाँ बालक स्वकेंद्रित होता है, मतलब वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, अपनी बात रखता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल देकर के बताऊं कि बालक ने देखा कि जब मैं नाराज होता हूं तो मुझे चॉकलेट देकर के मना लिया जाता है और मैं खुश हो जाता हूं। उसने घर में देखा कि मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है, पिताजी जाकर के बाहर बैठ गए हैं। अब वो सोच रहा है कि पिताजी नाराज हैं तो मैं पापा के लिए चॉकलेट लेकर के जाता हूं, या जो मेरी डॉल है मैं उसको लेकर के जाती हूं और पिताजी को वो देता हूं तो पिताजी खुश हो जाएंगे। उसे लगता है कि जैसे मैं खुश हो जाता हूं वैसे पिताजी भी खुश हो जाएंगे, नाराज है तो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहा है कि ये मम्मी पापा की लड़ाई अलग है और मेरा नाराज होना अलग है। यहाँ पे बालक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, इसे कहते हैं स्वकेंद्रित अवस्था। ईगोसेंट्रिज्म का भाव होता है बालक के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 27 जून 2013 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं, क्या होते हैं? बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित या परोपकारी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एमपी टेट में पूछा गया है 6 से 8, 27 फरवरी 2019 को पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, तो प्रारंभिक अवस्था में शिशु जो होते हैं वह कैसे होते हैं? स्वकेंद्रित होते हैं, मतलब यहाँ पे बालक अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है कि मेरी इच्छा क्या है। वो हर चीज़ को बालक यहाँ पे अपने दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए उसे स्वकेंद्रित कहा जाता है। ठीक है, बाकी बहिर्मुखी, जैसे ये तो पर्सनैलिटी का एक प्रकार है जिसमें बताया गया है कि अंतर्मुखी व्यक्ति होता है जो अपने आप से मतलब रखता है, बहिर्मुखी होता है जो सबसे हेलो हाय रखता है। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी का एक प्रकार है। और निस्वार्थ की अगर बात करें तो बालक अपनी आवश्यकताओं को प्रायोरिटी देता है, इसलिए यहाँ पे ये ठीक नहीं है। परोपकारी, देखिए यहाँ बालक जो है परोपकार कहाँ से कर पाएगा? उसे खुद परोपकार की जरूरत है। दूसरे के हित की भावना बच्चे के अंदर बहुत बाद में आती है, वो खुद यहाँ पे उसको दूसरे की हेल्प की जरूरत है कि कोई दूसरा उसकी हेल्प करे। तो प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक स्वकेंद्रित होते हैं, अपने आप से मतलब होता है उनको। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क मतलब उसके हम उम्र के, है ना, हम उम्र के, उसके हम उम्र जो उसके साथी हैं। ठीक है,
किस अवस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। क्वेश्चन 3 जगह पूछा गया है, DSSC PRT में, सीटेट में, यूपीटेट में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे बालक जब किस में होता है, जब बालक बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी कि अपने हम उम्र साथियों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ में एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसी स्टेज में बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। किशोरावस्था देखिए यहाँ मित्रता गहरी होती है, पर सक्रिय समूह सदस्यता बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। प्रौढ़ावस्था ये तो फिर अडल्ट स्टेज है। पूर्व बाल्यावस्था, इस समय बच्चा अभी पूर्ण रूप से ग्रुप एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं होता है। कहाँ होता है, बाल्यावस्था में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था, मतलब जिसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है, बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भय का अंत। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा यहाँ पे। देखिए जो लेटर चाइल्डहुड है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये बात यहाँ पे ठीक है, क्योंकि जब बाल्यावस्था में बालक होता है, जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, तब इसको लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, इसको बाद की बाल्यावस्था कहा जाता है। इस उम्र में बालक भविष्य की चिंता नहीं करता, वो वर्तमान में जीता है। यहाँ पे वो टेंशन नहीं लेता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो फ्यूचर प्लान यहाँ पे नहीं बना रहा होता है। कहाँ बनाता है, वो किशोरावस्था में आकर के भविष्य की चिंता करने लगता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ जो है यहाँ पे वो लेटर चाइल्डहुड के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाकी विज्ञान की जो काल्पनिक कथाएं हैं उसमें उनको इंटरेस्ट आता है, ठीक है, जैसे सूर्य चंद्रमा तारों के बारे में उसको मजा आता है सुनने में, हमारा अंतरिक्ष कैसे काम करता है, बढ़ती हुई यहाँ पे बालक की जो तार्किक शक्ति बढ़ रही होती है, आपसे सवाल जवाब खूब पूछेगा। यहाँ पे काल्पनिक भय का अंत, जैसे भूत प्रेत का जो डर होता है वो यहाँ पे खत्म होने लगता है बालक के अंदर। तो कुल मिलाकर के भविष्य की योजना की सूझबूझ बालक यहाँ पे नहीं बना रहा होता है। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन सेकंड पेपर में जूनियर लेवल पे पूछा गया था। देखिए बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, अभिवृद्धि में स्थिरता, ये तो ठीक है। यहाँ पे जो है बालक जो है, क्योंकि अभिवृद्धि में स्थिरता आ जाती है। आपको पता है कि जब इन्फेंसी स्टेज होती है, शैशवावस्था में बालक की ग्रोथ बहुत तेज होती है, बाल्यावस्था में आकर के ये स्थिर हो जाती है, थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है उसमें, और यहाँ पे बालक मैच्योर हो रहा होता है, ये तो ठीक है। सामूहिकता की प्रवृत्ति, हाँ बालक यहाँ पे ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करता है, इसीलिए बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बालक ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है। जिज्ञासा की कमी, नहीं ये गलत बात है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बालक के अंदर जिज्ञासा की कमी रहती है, नहीं, यहाँ वो जिज्ञासा, उसके अंदर जिज्ञासा की प्रबलता रहती है, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। बालक अपने आसपास की हर चीज के बारे में जानना चाहता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, इन सब चीजों के बारे में सवाल पूछता है। समूह और खेलों में एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करता है, खूब सहभागी बनता है। ओके, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिएगा राजस्थान टेट सेकंड पेपर, ये क्वेश्चन इसलिए हमने लिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया इसलिए ले लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आंसर बताइए क्या होगा। सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, या फिर इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। मिडिल स्कूल स्तर की बात हो रही है, 6 से 8 के क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पे अधिकांश, ये जो कह रहा है कि अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मिडिल स्कूल के बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं और उनसे उनका प्रभाव भी उन पर पड़ता है। वे सिर्फ यहाँ पे अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों की भी परवाह करते हैं, तो इसलिए उन्हें स्वकेंद्रित कहना गलत है। ये जो है मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के बारे में सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, HP टेट, TGT, राजस्थान टेट, कई जगह पूछा गया है। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर इनमें से सभी को? तो जो पूर्व बाल्यावस्था है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, इसको 3 से 6 वर्ष की आयु भी माना जाता है। इसे टॉय एज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? टॉय एज, यानी कि खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है भाई, बताओ? यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है, सेकंड पेपर में। पर निर्भरता नहीं, पर निर्भरता तो शिशुअवस्था में होती है। इन्फेंसी जो पीरियड होता है, छोटा बच्चा होता है, वो बेचारा अपने खाने के लिए, पीने के लिए, अपनी जो दैनिक जो दिनचर्या है ना, जो क्रियाकलाप हैं, उनके लिए वो अपनी माँ पर, दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। हाँ, सामूहिकता की भावना जो है ये बाल्यावस्था में होती है। धार्मिकता, देखिए सामूहिकता की भावना बच्चे के अंदर पहले आती है, धार्मिकता बाद में आएगी। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ बच्चा अनुकरण नहीं करता, किसी की नकल नहीं करता। बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, अभाव नहीं होता। अनुकरण की प्रवृत्ति मतलब यहाँ पे बच्चे के अंदर इमिटेशन यानी कि नकल करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि नकल नहीं करता, नकल करता है। ठीक है, तो देखिए मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना, यानी कि यहाँ पे बालक ग्रुप में रहना पसंद करता है। समूह में, बाल्यावस्था में बच्चों में समूह में रहने और साथ मिलकर काम करने की भावना डेवलप होती है। यहाँ बालक अपने फ्रेंड सर्कल में खेलना और जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना पसंद करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी टेट सेकंड पेपर 2011 में पूछा गया था। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? 12 वर्ष की उम्र का बच्चा है, उसमें क्या सबसे अधिक होना पॉसिबल है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां हैं जैसे हाथ पैर, इनको मिलाकर के सही ढंग से चलाने में परेशानी होना। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो 12 वर्ष का बच्चा है, ऐसा नहीं है कि वो अपने हाथ पैर में जो है कि सामंजस्य स्थापित ना कर पाए, मतलब दौड़ते समय गिर जाना, गेंद ठीक से न पकड़ पाना, कूदते फांदते समय बॉडी का बैलेंस ना बना पाना, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसको इन सब चीज़ों में समस्या है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे बालक जो है मोटर स्किल्स में वो बढ़िया कोऑर्डिनेशन सीख जाता है। ओके, चलिए, ये विशेषता नहीं होगी। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। देखिए, वयस्कों को खुश करने की चिंता ये प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा होती है। शुरुआत में बच्चा अपने से बड़ों को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन बाल्यावस्था में ये लगभग कम हो जाती है। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। देखिए, इस आयु में बच्चे का इंटरेस्ट और ज़्यादा चीज़ों में बढ़ता चला जाता है, लिमिटेड नहीं होता। ये भी हटा दो। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। देखिए, यहाँ पे अनुमोदन का मतलब है कि जो उसके साथी हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो उसकी बात को अनुमोदन यानी कि अप्रूवल दें, एक्सेप्ट करें, मंजूरी दें, मतलब हाँ करें। अगर बालक कोई काम कर रहा है या कोई बात कह रहा है तो वो सोचता है, उसकी इच्छा है कि सामने वाला उसकी हाँ में हाँ मिलाए। जब कोई बालक या जब कोई व्यक्ति आपके काम या आपके व्यवहार को पसंद करके हाँ कहे, आपकी सराहना करे या आपकी बात को स्वीकार करे, तो उसी को अनुमोदन कहते हैं। जैसे 12 साल का बच्चा चाहता है कि उसके दोस्त उसे अच्छा माने, ठीक है, तो ये समकक्षी के अनुमोदन की इच्छा है, इसके लिए वो बेचैन होता है। ऑप्शन डी इज द बेस्ट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वह अवधि, वो पीरियड जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, या फिर बाल्यावस्था की समाप्ति, या किशोरावस्था। सीटेट 2019 का क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ये जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। ये वो पीरियड होता है, वो अवधि है जो बचपन यानी कि जो चाइल्डहुड और अडल्ट के बीच की है। कहाँ की है? चाइल्डहुड और अडल्ट के बीच में क्या आती है? किशोरावस्था। ठीक है, ये बचपन और अडल्ट के बीच का संक्रमण काल होती है। इसी समय व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशल रूप से अडल्ट बनने की ओर बढ़ता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न नीचे कहता है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? विद्रोह की भावना मतलब जो आपके घर में अगर बच्चा है
तो क्या होता है उसके अंदर फीलिंग ऑफ रिवोल्ट आ जाती है। अगर उसे कुछ काम करने के लिए मना करो तो उसे लगता है कि ये मेरे ऊपर बहुत कंट्रोल बना रहे हैं, मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, वो तुरंत विद्रोह करने को तैयार हो जाता है। उसे कहो खेलने मत जाओ तो आपसे तुरंत विद्रोह कर देगा, उसे कहो ये काम मत करो तो वो उसे गुस्सा आ जाएगा। यानी कि वो चाहता है कि मैं फ्री रहूं, फ्रीडम चाहिए मुझे कोई रोके टोके ना। तो ये जो विद्रोह की भावना, तुरंत आपसे लड़ने को तैयार, ये किस अवस्था में आती है? ये आती है बालक के अंदर पूर्व किशोरावस्था में। जब बालक आपका लगभग 12 से 14-15 साल का होता है तब उसके अंदर विद्रोह की भावना होती है। आप जो भी काम मना करोगे तुरंत आपसे लड़ने को तैयार। यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हॉल का सिद्धांत, स्टेनले हॉल जिनको कहते हैं, उनका सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की बात करता है? नहीं। अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरावस्था का विकास? यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। जो स्टेनले हॉल है वो किशोरावस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किशोरावस्था के मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। स्टेनले हॉल को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था के मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने किशोरावस्था को पता क्या कहा है? इन्होंने कहा किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। तो ये किसकी बात करते हैं? किशोरावस्था के विकास की बात करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था? यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है, बताइएगा। बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वह एडोलसेंस में होता है। कहाँ? किशोरावस्था के दौरान होता है। जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अभी हम उसकी पूरी थ्योरी कराएंगे, तो उसमें क्या कहा गया है? जो किशोरावस्था यानी कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जहां तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता पूरी तरह डेवलप हो जाती है, वो हमारी किशोरावस्था है। ठीक है, तो किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, यूपी टेट आपका क्लास जूनियर लेवल पे 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट या फिर उपयुक्त सभी? तो मैं आपको बता दूं कि संवेगों की तीव्रता होती है, यानी कि बालक अपने इमोशंस को बहुत जल्दी बदल लेता है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध होते हैं, उससे किसी काम के लिए मना करो तो बड़ा जल्दी नाराज हो जाएगा, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, है ना। उसके संवेग बहुत जल्दी, उसकी भावनाएं, इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, है ना। व्यवसाय की समस्या, बालक जो है व्यवसाय से संबंधित चिंता उसको सताने लगती है, भविष्य की चिंता बच्चे को सताने लगती है किशोरावस्था में। नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, यानी कि नई सिचुएशन में क्या है कि वो अपने आप को एडजस्ट करने में उसको टाइम लगता है, जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर के ऑप्शन सभी यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है माँ बाप के साये से बाहर निकल, यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। जहाँ बालक अपने माँ बाप के साये से निकल करके कहाँ अपने साथी समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करता है, वो हमारी कौन सी अवस्था होती है? पूर्व किशोरावस्था। कौन सी होती है? पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ बालक अपने साथी जो उनके बालक होते हैं, जिसको पीयर ग्रुप कहा जाता है, पीयर ग्रुप की संगत को पसंद करना अर्ली एडोलसेंस की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था जो मानी जाती है आपकी 9 से 12 वर्ष। ठीक है, और कई जगह इसको 13 से 15 वर्ष का समय भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। जहाँ बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो रहा होता है। किस अवस्था में मजबूत हो रहा होता है? तो वो किशोरावस्था से। ठीक है, किशोरावस्था में व्यक्ति मेंटली मेच्योर हो रहा होता है, मानसिक रूप से परिपक्व बनने की ओर बढ़ता है। वो अपनी पर्सनैलिटी, अपना फ्यूचर, उसके लाइफ का गोल क्या है, इनके बारे में गंभीरता से सोचने लगता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रौढ़ावस्था की बात हो रही, अडल्ट, यहाँ व्यक्ति पहले से मजबूत हो जाता है, किशोरावस्था तक परिपक्व हो जाता है। अडल्ट यहाँ पे नहीं होगा। पूर्व बाल्यावस्था, इस समय बच्चे की सोच लिमिटेड होती है। उत्तर बाल्यावस्था, ये परिपक्वता की शुरुआत होती है यहाँ पे, पर चरम प्रयास किशोरावस्था में ही होता है। कुल मिलाकर के जो ऑप्शन आपका ए है वह राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26 से आपके सामने कहता है, यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है।
पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कट्टर होंगे। जो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी है, बालक बालिका है, वो अपनी समस्या के प्रति कट्टर होंगे, जीवन शैली के प्रति, संप्रदाय के प्रति या वास्तविकता के प्रति। तो जो पूर्वाग्रही जो बालक जहाँ एक तरफ झुका हुआ है, किसी एक पॉइंट को देख रहा है, तो वो अपनी समस्या के प्रति कट्टर होंगे कि हमारी समस्या ये है और ये इसी तरीके से सॉल्व होगी। यानी कि बालक एक तरफ झुका हुआ है कि बस ये इसी तरीके से सॉल्व होगी, इस तरीके से उसका थॉट होता है। अगला प्रश्न, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ये कहा गया है किशोरावस्था को। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है ये बात किसने कही है? स्टैनले हॉल ने कही है। और वो कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव तूफान और यानी कि तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक है, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। चलिए, स्टैनले हॉल अभी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, समान लिंग मित्रता यानी कि जिसको कहा जाता है सेम सेक्स फ्रेंडशिप, यानी कि लड़के लड़कों से मतलब रखते हैं, लड़कियां लड़कियों से मतलब रखती हैं। मित्रता डैश के दौरान प्रचलित होती है? प्रारंभिक किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य किशोरावस्था में या मध्य बचपन में? तो ये बालक के अंदर प्रारंभिक किशोरावस्था में समान लिंग मित्रता जो है सेम सेक्स फ्रेंडशिप होती है। यहाँ लड़के लड़कों से मतलब रखते हैं, लड़कियां लड़कियों से मतलब रखती हैं। उचित यौन शिक्षा डैश अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए? उचित यौन शिक्षा कहाँ दी जानी चाहिए? उचित यौन शिक्षा जो है वह किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बालक के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, बालक के शरीर में एकदम से परिवर्तन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और बालक जो है वो बालिकाओं की तरफ आकर्षित होते हैं, बालिकाएं बालकों की तरफ आकर्षित होती हैं यहाँ, और बालक के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। तो यहाँ पे यौन शिक्षा देना उचित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था के बारे में जो गलत बताना है। कई नवीन आंतरिक और बाहरी परिवर्तन दिखाई देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बालक की आवाज़ में भारीपन आता है। ठीक है, उसके दाढ़ी मूछ हल्की हल्की रोमावलियाँ निकलने लगती हैं और भी पार्ट्स में चेंजेस आ रहे होते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बच्चा इमोशनली बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, पल में जो है गुस्सा करेगा, पल में खुश हो जाएगा, है ना। और बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास कर रही होती है। आत्मचेतना कम हो जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। इस अवस्था में आत्मचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके बारे में सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है, निम्न में से कौन सा फिजिकल डेवलपमेंट का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का जो नियम होता है ये हमारा अनियमित विकास का नियम इसको कहा गया है, इरेगुलर डेवलपमेंट कहा गया है। क्योंकि जो देखिए जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है हमेशा एक समान गति से नहीं होता। हमारा शरीर एक बराबर अवस्था में नहीं बढ़ रहा होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, फिर वही बालक जब बाल्यावस्था में आता है तो उसका शरीर रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में आकर के एकदम से शरीर बढ़ जाता है, एकदम से लंबाई पकड़ लेता है शरीर, है ना, और फिर वो स्टेबल हो जाता है, फिर उसमें मजबूती आना शुरू होती है। तो ये अनियमित विकास का नियम है जो इरेगुलर होता है। ठीक है, किशोरावस्था में अचानक वृद्धि होने लगती है, तो ये क्या है? अनियमित शारीरिक विकास का नियम अनियमित विकास का नियम है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का। जी हाँ, बिल्कुल, वंशानुक्रम मतलब हमें अपने पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं, जो गुण मिले हैं, यदि हमारे माता पिता बढ़िया लंबे चौड़े हैं तो बच्चे का भी शरीर उसी तरीके का लंबा चौड़ा होता है। यदि किसी के माता पिता थोड़ा गठीले टाइप के हैं तो बच्चे का शरीर उस तरीके का हो जाता है। इस पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम किस तरीके के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है। खेल और व्यायाम का हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो उपयुक्त सभी चीज़ों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन आपके सामने था। अगला प्रश्न नीचे कहता है, देखिएगा, ये भी यूपी टेट जूनियर लेवल 2017 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिएगा, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रीनल ग्रंथि,
पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लार ग्रंथि है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। देखिए, इसको तत्परता कहा जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है, गतिशीलता या फिर आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, इसको ग्रोथ कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। निम्न में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, एड्रीनल को, अंतःस्रावी या फिर पीयूष ग्रंथि? देखिए, यूपी टेट जूनियर लेवल 2016 का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वह है हमारी पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये शरीर की जो बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न लीजिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का पहला स्टेज कौन सी है? ग्रोथ की पहली स्टेज कौन सी है? तो देखिए, वृद्धि और विकास का जो पहला चरण होता है प्यारे दोस्तों, वो हमारा शारीरिक विकास होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मानसिक विकास आता है, फिर उसके बाद संवेगात्मक विकास आता है, फिर नैतिक विकास आता है, फिर सामाजिक विकास आता है। इस तरीके से ये स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो है वो शारीरिक विकास की है। यूपी टेट जूनियर लेवल 2018 का क्वेश्चन हम समझ रहे थे। अगला प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं? ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ढूंढ के क्वेश्चन लाए हैं। इसके बावजूद भी अगर वीडियो को आप लाइक ना करें, शेयर ना करें, कमेंट ना करें तो कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं कि हम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए और लेकर के आएँ, ढूंढ के आपके एसएसटी के क्वेश्चंस, आपके जो है कि हिंदी के क्वेश्चंस इसी तरीके से हम ढूंढ करके लाएँ, सीडीपी के क्वेश्चंस इसी तरीके के लाएँ, ईवीएस के क्वेश्चंस इसी तरीके के लाएँ, तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग आ जाते हैं, मस्तिष्क आता है, मेरुदंड आता है, या फिर मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों आ जाते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं, यानी कि मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न नीचे कहता है, निम्न में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? अब यहाँ पे समझिए, आपको पता है कि हमारी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं सर। कितनी? दो प्रकार की मोटर स्किल्स होती हैं। एक होती है हमारी फाइन मोटर स्किल और दूसरी होती है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में हम जिसमें सूक्ष्म छोटी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं, जैसे आपकी फिंगर्स हो गई, कलाई हो गई, जब आप लिखते हैं या जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं या सुई में धागा डाल रहे होते हैं, मोती पिरोने का काम करते हैं, तो वहाँ पे हम फाइन मोटर स्किल का यूज़ करते हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। दूसरी होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जहाँ पे हम अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका चढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया, कुलाचे मारना हो गया, छलांग मारना हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, आप बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं, उसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कर रहा है उत्कृष्ट मोटर कौशल, इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल। यहाँ पे आप जो है सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, जैसे लिखना। तो लिखना यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखिए, ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। हमारा DSSC, PRT, CTET, UK टेट कई जगह पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल? वही फाइन मोटर स्किल की बात हो रही है। तो यहाँ पे छोटी मांसपेशी का यूज़ करेंगे लिखने में। बाकी चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण हैं, जहाँ हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। चलिए, यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, गिरोह अवस्था, बहुत बढ़िया भैया, गैंग एज की बात हो रही है। गैंग एज कहाँ पे बनती है? बाल्यावस्था में बनती है। कहाँ बनती है सर? ये बाल्यावस्था में, यानी कि 8 से 10 वर्ष में, ठीक है। ये उत्तर बाल्यावस्था होती है, जो लगभग 8 से 10 या 8 से 12 वर्ष की होती है। इसे गिरोह अवस्था कहा जाता है। इस समय बच्चा परिवार से ज़्यादा अपने हम उम्र साथियों के समूह, उनके ग्रुप, उनके गैंग में रहना पसंद करता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन हो रहा होता है। इस स्टेज में सोशलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज होता है। बच्चा अपने ग्रुप के नियम, एक दूसरे के प्रति वफादारी और सोशल स्किल्स सीखता है। अगर इस स्टेज में बालक
और सामाजिक रूप से एक्टिव नहीं होता है तो फिर इसे सामाजिक विलंब विकास, डिलेड सोशल डेवलपमेंट के रूप में भी देखा जाता है। ओके, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन आपका जो सी है वह राइट हो जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे यूपी टेट में पूछे जाएंगे। यूपी टेट के क्वेश्चंस और सी टेट के क्वेश्चंस में बहुत अंतर होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा किस तरीके के सी टेट के क्वेश्चंस आपके इसमें यूपी टेट में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को हमने इसमें मिलाया है। जो एक आध बीच में जो आप सी टेट के क्वेश्चंस देख रहे हो, उसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसी तरीके के पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने उन क्वेश्चंस को मिलाया है इसमें। ठीक है, अब जैसे ये हरियाणा टेट का क्वेश्चन है, ये हमने इसमें क्यों मिलाया है, बहुत सोच समझ के इसमें मिलाया गया है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे यूपी टेट में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, पर्सनल फैक्टर नहीं है। बाकी तो है लेकिन पर्सनल नहीं है वो। मित्र मंडली ये पर्सनल फैक्टर नहीं है। अगर किसी बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो ये उसका पर्सनल फैक्टर नहीं है। हाँ, उसका स्वास्थ्य खराब है, वो बीमार है, ठीक है, थका हुआ है अपने, या और भी कई कारण, तो ये क्या है, ये हमारा पर्सनल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहा है, दुखी है, क्रोधित है, उदास है, हताश है, निराश है, ये उसका पर्सनल फैक्टर है। बुद्धि, उसकी बुद्धि से रिलेटेड जो जुड़ी चीज़ें हैं, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी चीज़ें हैं, ये पर्सनल फैक्टर होती हैं। मित्र मंडली जो है ये उसका व्यक्तिगत कारक नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। बच्चे के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट आता है, मतलब उसके अंदर जो सामाजिक विकास होता है कि समाज के लोगों के साथ कैसे रहना, उठना, बैठना सीखना है, किसका सम्मान करना है, किसके पैर छूने, किससे नमस्ते करना है, किससे हेलो हाय करनी है, किसको इग्नोर मारना है, ये जो डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आर्थिक तत्व होते हैं, आर्थिक तत्व तो नहीं होते। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व इसके पीछे होते हैं, सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें बालक का परिवार, उसका स्कूल, उसके पीयर्स, मतलब उसका मित्र मंडली हो गई, और जो उसके आसपास के लोग हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, बच्चा समाज के लोगों को देखकर, उनके साथ बातचीत करके, उनके व्यवहार की नकल करके समाज के नियम, तौर तरीके, स्किल्स, ये सारी चीज़ें सीखता है। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, है ना, मानसिक वृद्धि होगी, बच्चे का ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल लर्निंग, या सिर्फ मैच्योरिटी, या सीखना और परिपक्वन दोनों आ जाएगा, या फिर सामाजिक मानदंड आ जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें आपका सीखना और परिपक्वन दोनों आ जाएगा। जैसे जैसे बालक सीखता चला जाएगा और मैच्योर होता चला जाएगा तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी साथ में होता रहेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है, कोई भी नाराज हो सकता है, हम भी नाराज हो सकते हैं, तुम भी नाराज हो सकते हो, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्त, TSSC PRT यूपी टेट में पूछा गया है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ना। देखिए कोई भी नाराज हो सकता है, ये बड़ा आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और भैया सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये किससे संबंधित बात बहुत गजब लिखी है कि हाँ तुम नाराज तो हो सकते हो, लेकिन क्या तुम सही व्यक्ति के ऊपर नाराज हो रहे हो? क्या वास्तव में वही राइट पर्सन है? क्या जितना नाराज हो रहे हो उतना होना चाहिए कि कम हो रहे हो या ज़्यादा हो रहे हो? क्या ये उस पर नाराज़गी दिखाने का ठीक समय है? कि मतलब जैसे नाराज़गी दिखाने का भी तो एक समय होता है कि ठीक है हम तुमसे नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ नहीं लड़ेंगे तुमसे, अकेले में लड़ेंगे क्योंकि यहाँ 4 लोग और हैं, बेइज्जती हो जाएगी। या जिस चीज़ के लड़ रहे हो उसके पीछे का मोटिव तुम्हारा ठीक है? क्या तुम सही तरीके से नाराज हो रहे हो या सिर्फ लाठी डंडा उठा के शुरू हो गए? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सारी चीज़ें हमारे किससे? हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से, संवेगात्मक विकास से। क्योंकि जब आप नाराज हो रहे हैं तो इसमें जुड़े हैं आपके संवेग। क्या जुड़े हैं सर? हमारे संवेग जुड़े हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। और ये जो बात है ना, ये स्टेटमेंट,
यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये स्टेटमेंट दिया है अरस्तु ने। ये जो बात कही है ये अरस्तु ने कही है, अरिस्टोटल ने कहा है, ठीक है। ये उनकी निकोमेकियन एथिक्स जो किताब है उनसे लिया गया है, और ये सीधा हमारा इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सिर्फ इमोशंस का ही खेल था। अगर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे तभी अपनी नाराज़गी को रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यह विकास निम्न में से कौन सा है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। खेल में क्या होता है कि सब लोग खेल रहे होते हैं, यहाँ बालक को कई बार गुस्सा भी आता है, बालक खुश भी होता है, सेलिब्रेट भी करता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। ये किस में आता है हमारा? ये आता है हमारा संवेगात्मक विकास में, क्योंकि संवेगों पर नियंत्रण किससे आएगा, किससे रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड होगा संवेगात्मक इमोशंस से, संवेगात्मक विकास से। 45 का सी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए, व्यापक वफादारी, दया भावना में वृद्धि और मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव, ये किससे संबंधित है? कि भाई आप बहुत बढ़िया वफादारी निभा रहे हो, आपके अंदर दया की भावना भी है, आपकी मेंटल कंडीशन में उतार चढ़ाव आता रहता है, ये सब चीज़ें किससे संबंधित हैं? ये सभी संवेगात्मक विकास की विशेषता है कि जब आप संवेगों में अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हो तभी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, होती हैं। आप वफादारी निभा पाओगे, आपके अंदर दया की भावना होगी, है ना। हमारे मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आता रहता है, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यूपीटेट जूनियर लेवल 2013 का क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सही स्थान क्या है? कहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा? मस्तिष्क का विकास, जहाँ उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी। खेल का मैदान, सभागार, घर या विद्यालय कक्षा का वातावरण? बहुत बढ़िया। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जहाँ बालक के अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी वो उसका विद्यालय और क्लासरूम का वातावरण है। क्या है? विद्यालय और कक्षा का वातावरण, क्योंकि यहाँ बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा, बढ़िया से होगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपीटेट 2014 का क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी? देखिए, हमारे जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है ना, उस पर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है कि यदि आप शारीरिक रूप से फिट हैं, फिजिकली अगर आप फिट हैं तो क्या करेंगे आप कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे, है ना भाई। अगर बालक फिजिकली हेल्दी है तो वो खुशी, उत्साह ये सब आएंगे उसके अंदर, लेकिन अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बीमार है, कमज़ोर है, तो बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, क्रोधित हो जाएगा, उदास हो जाएगा, है ना। तो इसका प्रभाव पड़ता है। मानसिक योग्यता का, मेंटल एबिलिटी का प्रभाव पड़ता है। देखिए, बुद्धि और संवेग यानी कि हमारी इंटेलिजेंस और इमोशंस, इनके बीच गहरा संबंध है। अधिक बुद्धिमान बच्चे अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से समझते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और किस इमोशन को कहाँ पे व्यक्त करना है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे नाराज़गी दिखानी है कि नहीं दिखानी है, यहाँ खुश होना है कि नहीं होना है ना, यहाँ क्रोधित होना है कि नहीं होना है, ये सब डिपेंड करता है हमारी बुद्धि पर, ठीक है। जिसके अंदर मानसिक योग्यता कम होती है ना, कम मानसिक परिपक्वता वाले बच्चों में वो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होते हैं, कहीं भी कुछ भी नाराज़ हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। थकान की बात करें, फैटिग की बात करें, तो देखिए ज़्यादा थकान या नींद की कमी से हमारे जो इमोशंस हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है। थका हुआ बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है या स्ट्रेस में आ जाता है। जैसे हम लोग अगर थके हों तो हम लोग भी बहुत जल्दी अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है, गुस्सा करने लग जाते हैं कि अरे यार हमको आराम करने दो, देखो, है ना। इससे क्या होता है, उनका जो संवेगात्मक व्यवहार है वो नकारात्मक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? बताइएगा, कौन सी विशेषता भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई नहीं है? भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम किसी
जो हमारे अंदर जो कोई जैसे डर है, क्रोध है, इसका अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। जैसे हम एकदम से डर गए तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, है ना। तो ये शारीरिक परिवर्तन, भावना, हम भाई डरे ना, डर क्या था, एक भावना थी, और फिर क्या हुआ, हमारे शरीर में परिवर्तन आया, है ना, एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो शरीर में परिवर्तन आया। तो भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, कोई शक नहीं। भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, ये भी सही है। नवजात शिशु देखो, जन्म के समय से ही उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, रोने लगता है ना, और खुश रोने लगता है, हाथ पैर चलने लग जाएगा, अपने इमोशंस को दिखाएगा, ठीक है। भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, ये भी सही है भैया। छोटे बच्चे देखो कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, यही मैंने यहाँ पे समझाया था। भावना जो है वो हमारे शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है भैया, क्योंकि इमोशनली जब तुम अच्छा फील नहीं करते हो तो बॉडी भी काम नहीं करती। जैसे सीधा उदाहरण मैंने अभी बताया कि अगर तुम डर गए हो तो एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना आ जाएगा, सांसें तेज हो जाएंगी, और भी जो है आपके अंदर एकदम हाव आप कांपने लग जाओगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, उस जेलसी का प्रदर्शन कब करता है, देखिएगा 18 माह की आयु में, जब बच्चा लगभग 1.5 साल का हो जाता है तो देखो उसके अंदर जेलसी आ जाती है। जब पेरेंट्स जो है किसी दूसरे बच्चों को प्यार करने लगते हैं या उसे गोद ले लेते हैं, तो यहाँ पे बालक रो करके, चिल्ला करके या बीच में आकर के अपनी जेलसी दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई कम से कम 12-15 महीने का बच्चा हो तो उसको देखना, उसके अगर उसकी मम्मी, उसके पिताजी किसी दूसरे बच्चे को गोद ले रहे हो या सगे उसके बड़े भाई बहन को गोद ले रहे हो, तो वो क्या करेगा, जेलसी दिखाएगा कि मुझे गोद लो, है ना, तो या मुझे प्यार करो। तो ये बालक यहाँ पे जेलसी दिखाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन है हमारा CTET DSSB PRT का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बच्चों के ये सारे क्वेश्चंस ये संवेगात्मक विकास से लिए गए हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे और जितना बेहतर होगा उतना बेहतर करेंगे आपके लिए। निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्या सर्वाधिक उपयुक्त है, देखिएगा। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का काम है, नहीं ऐसा नहीं है कि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जो है माता पिता का काम है, इसमें अध्यापकों का कोई रोल नहीं चाहिए, ये गलत है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश होना चाहिए, नहीं कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है तो है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, मतलब संवेगात्मक विकास के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ बच्चों को अपने इमोशंस प्रकट करने का फ्रीडम मिले, उन्हें सम्मान मिले, उन्हें सहभागिता से सीखने का मौका मिले। प्रजातांत्रिक क्लास में ये सभी अवसर मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा नहीं कि अध्यापकों का कोई रोल नहीं होता। और देखिए नियंत्रित परिवेश में क्या होता है कि बच्चे की फ्रीडम कम हो जाती है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि ये ठीक नहीं है। अधिकारवादी परिवेश, इसमें डर या प्रेशर ज़्यादा होता है जो बच्चे के इमोशनली डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होता। बेस्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, कि बच्चों के अंदर तुम मोरलिटी दिखाना चाह रहे हो, सिखाना चाह रहे हो। किताबें पढ़ने के लिए दोगे, नहीं। आदर्श रूप में व्यवहार, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्या ये ज़्यादा ठीक है? हाँ, ये बात ठीक है। जैसा व्यवहार हम करेंगे, जैसे हम रहेंगे, जैसा हमारा तौर तरीका पहनावा होगा, वैसा ही तो बच्चा सीखेगा, क्योंकि बालक हमारा अनुकरण करता है। तो अगर बच्चों में मोरलिटी दिखानी है तो वो मोरलिटी पहले हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों के अंदर नैतिकता लेकर के आएगा। मूल्यांकन यहाँ पे काम नहीं आएगा, उपदेश सिर्फ काम नहीं आएंगे। उपदेश कौन नहीं सुनता है? देखिए चरित्र का विकास होता है, यूपीटेट 2011 का क्वेश्चन है। इच्छा शक्ति द्वारा, कर्तव्य एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। देखिए बालक में जो चरित्र का विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? यह इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, कर्तव्य और व्यवहार द्वारा भी होता है, मोरलिटी, यानी कि सभी ऑप्शंस हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सही और गलत की समझ होना, ये डैश विकास का हिस्सा है। किसका? सांस्कृतिक का,
सामाजिक का, नैतिकता का, फिर व्यावसायिक का। तो सही और गलत की समझ अगर बालक के अंदर आ गई है मतलब उसके अंदर नैतिकता का विकास हो गया है, उसके अंदर मोरलिटी आ गई है। ऑप्शन सी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। देखिए, निचली कक्षाओं में बच्चे खेल के माध्यम से जल्दी और बेहतर सीखते हैं, इसलिए खेल पद्धति बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और वृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन जो बी है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा हरियाणा टेट में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया, सी टेट में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला प्रश्न नीचे देखिएगा, सी टेट 2019 का क्वेश्चन है। निम्न कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, या विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं? अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, विकास और अधिगम संबंधित नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि विकास और अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर भी होते हैं, क्योंकि देखिए विकास और अधिगम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बच्चे का विकास जितना होता है उतना ही वो नई चीज़ें सीख पाता है और सीखने से उसका डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या बढ़ जाएगा? शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा हो जाती है। जब छात्र अपने अधिकतर काम खुद करते हैं तो उनमें अपने ऊपर भरोसा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वे दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं। इससे आत्मनिर्भरता पैदा हो जाती है, तो बालक आत्मनिर्भर बनता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। देखिए, क्वेश्चन हमारा DSSC, PRT, UK टेट, सी टेट कई जगह पूछा गया है। तो नर्सरी कक्षा में कहाँ से शुरू करोगे? क्योंकि छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा किससे कनेक्ट होता है? अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से। तो ये टॉपिक उठाओ, मेरा परिवार। कहाँ से शुरू करेंगे हम? मेरा परिवार से शुरू करेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है भाई? यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। पहली बात, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि आज के समय, मतलब सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है, मतलब आज के समय समकालीन दृष्टिकोण में बचपन को किस प्रकार समझा जाता है, यानी आज की शिक्षा और मनोविज्ञान के अनुसार बचपन की सही धारणा क्या है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे बच्चे कई मामलों में बड़े लोगों जैसे हो जाते हैं। नहीं, देखिए बच्चे और बड़े अलग अलग बातें हैं, ठीक है। बच्चे अलग है, बड़े अलग हैं भाई, बच्चों की सोच अलग है, बड़ों की अलग है, ठीक है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। नहीं, देखिए बच्चों को छोटे वयस्क या छोटे बड़े की तरह माना जाता है, ओके। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, यानी बचपन को सिर्फ ऐसा समय माना जाता है जिसमें बच्चा बड़ा होने का इंतजार करता है। ये भी पुरानी सोच है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मतलब जो है बचपन जो है एक खास समय है जब बच्चा तेज़ी से सीखता है, बढ़ता है और बदलता है। यही जो है वो आज का दृष्टिकोण है और यही सही भी है। ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाता है। बहुत गजब क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सपोर्ट ना करें तो फिर गलत बात है। यूपी टेट जूनियर लेवल 2016 का क्वेश्चन है भैया, आंसर बताइए। विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक कौन थे? मतलब विकासात्मक कार्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डेवलपमेंटल टास्क का जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रतिपादन किसने किया था? हैविंगहर्स्ट ने, ठीक है। इन जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट, उन्होंने किया था। इनका नाम मैं बता दूं, हैविंग ऐसे लिखा जाता है, हैविंगहर्स्ट, ठीक है, इन्होंने किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक टीचर में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की,
बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत क्या है बालक का, या फिर इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए एक जो टीचर होता है ना, उसको बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। वो बच्चे को समझ पाए, बच्चे का चेहरा पढ़ पाए कि बच्चा क्या सोच रहा है ना, वो दुखी है तो क्यों है, उसने होमवर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया होगा। तो कई चीज़ें समझनी पड़ती हैं। उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को समझने की प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत क्या है, बालक इस सब्जेक्ट के प्रति क्या सोच रहा है, पढ़ना चाह रहा है, नहीं पढ़ना चाह रहा है, इस टॉपिक को अभी समझना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, ठीक है, और कैसे समझ पाएगा। इन सब चीज़ों की समझ टीचर के अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न हमसे कहता है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या फिर बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। मैं आपको बता दूं कि बाल विकास का अध्ययन इस बात को समझने के लिए किया जाता है कि बच्चे की सोच, उसका सामाजिक व्यवहार और जो बाकी क्षमताएं हैं वो समय के साथ कैसे सीक्वेंस में डेवलप होती हैं, मतलब दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता कैसे डेवलप हो रही है ना, और सामाजिक व्यवहार किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में आती हैं। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाल विकास में देखिए यूपीटेट 2014 का क्वेश्चन, बाल विकास में किस पर बल है, प्रक्रिया पर बल है, बात तो यहाँ पे चलिए प्रक्रिया पर बल है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है। हाँ, बाल विकास हमारा जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान देखिए क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। DSSC PRT का क्वेश्चन है, यूके टेट में पूछा गया, TGT HP टेट TGT 2019 में पूछा गया, फिर HP टेट TGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है बताइए। सारे बच्चे एक जैसे कहाँ होते हैं भैया, प्रत्येक बच्चा विशेष हो, हाँ ये तो सही, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, हर बालक यूनिक होता है, हर बालक यूनिक होता है, हर बालक की रुचि क्षमता योग्यता आवश्यकता अलग अलग होती है, हर बालक के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यहाँ तक कि अगर दो जुड़वा भी हैं, अगर दो ट्विंस भी हैं तो उनमें भी अंतर पाया जाता है, ट्विंस में भी अंतर पाया जाता है। हर बच्चा यूनिक है, ये बात बिल्कुल बेस्ट है यहाँ पे, इसलिए हम 64 का ऑप्शन भी राइट मान लेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, यूपीटेट 2011 का क्वेश्चन है जूनियर लेवल का, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो क्यों आवश्यक है आपके लिए? देखिए यह बच्चों को अनुशासित बनाने में, अच्छा सिर्फ डिसिप्लिन बढ़ाओगे इसलिए, या रिजल्ट अच्छा हो जाए इसलिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इसलिए नहीं, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगर आपको मनोविज्ञान का ज्ञान है तो आप बालक के व्यवहार को समझ पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? चलिए बताइए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु, अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। तो यहाँ पे जो बालक है यह बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। जो बाल मनोविज्ञान है इसमें हम केवल शिशुअवस्था का अध्ययन नहीं करते, केवल गर्भावस्था का अध्ययन नहीं करते, केवल बाल्यावस्था का अध्ययन नहीं करते, ये गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है। हम इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मुख्य स्थान बालक का ही है मेरे भाई। किसका है? बालक का ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। ठीक है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि का, व्यक्तिगत अध्ययन विधि यानी कि जिसको हम केस स्टडी कहते हैं, प्रायोगिक विधि, या फिर पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगर देखिए जब किसी विशेष बालक, जैसे कोई शरारती है या कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, समस्याग्रस्त बालक है, कोई पिछड़ा बालक है, जब उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है
तो उसके पीछे के रीजंस को समझा जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो उसके लिए केस स्टडी मेथड का यूज किया जाता है सर। किसका? केस स्टडी मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न नीचे क्या कहता है कि किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अगर बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना चाह रहे हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करना चाह रहे हो, तो उसके लिए विकासात्मक विधि अपनानी पड़ेगी। ठीक है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास को समझने के लिए विकासात्मक विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चे के डेवलपमेंट को उसके डेवलपमेंट को समय के साथ स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है, उसको अध्ययन भी किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो गया भैया। अगला प्रश्न लीजिए क्या कहता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, देखिएगा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाल विकास की स्टेजेस का अध्ययन, अवस्थाओं का अध्ययन होता है कि ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर उसमें भी जो है कि प्राथमिक बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था, इस तरीके से वातावरण पर वातावरण का बालक के विकास पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन कि हर बालक यूनिक है, हर बालक की रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग होती है। ठीक है, उसकी सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इन सभी चीज़ों का कुल मिलाकर के बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र इन सभी को इंक्लूड करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है ये प्यारे दोस्तों? ये डार्विन का सिद्धांत है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि जो जीव अपने वातावरण के अकॉर्डिंग सबसे अधिक अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भाई अगर हम अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अनुकूल नहीं होंगे तो कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। ये सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के विकासवाद इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये जो उदाहरण है वह एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यहाँ बालक कोऑर्डिनेशन सीखता है, हाथ और आंख के बीच का कोऑर्डिनेशन सीखता है। देखिए पहले क्या होता है शुरुआत में कि बालक को अगर बॉल पकड़नी है तो बॉल कहीं जा रही है, देख कहीं रहा है ना। लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है कि कैसे बॉल आ रही है और कब मैं उसको पकड़ पाऊंगा, कैसे कैच कर पाऊंगा। यानी कि हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जब छोटा बच्चा लिख रहा होता है तो पता लगे कहीं लाइन है, कहीं वो लिख रहा होता है, कहीं देख रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाता है, अपने हाथ, अपनी फिंगर्स और अपनी आंखों के बीच का कोऑर्डिनेशन समझ जाता है। और इसी को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जब वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ मिलकर के चलाना सीख जाता है, इसी को एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। नरेश और मुकेश की आयु समान है, दोनों 5-5 साल के मान लो, ठीक है। उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। मान लीजिए कि नरेश जो है बड़ा समझदार हो गया है, समाज में लोगों के साथ उठ बैठ लेता है और बढ़िया से बात कर लेता है। और जो मुकेश है वो बड़ा शर्मीला है, लोगों से बात नहीं करता है ना, किसी को भी गाली दे देता है ना, किसी को मार के भाग आता है। उसके अंदर वो समझ नहीं आई है भाई। तो कुल मिलाकर दोनों के सामाजिक और मानसिक विकास में बहुत अंतर है। ये विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, क्योंकि ये इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बालक में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से समझ आ जाती है। ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है, क्योंकि हर बालक अलग होता है। हर बालक का जो है, अब जैसे यहाँ पे आयु समान है, उम्र समान है, हो सकता है उनके पालन पोषण में वो डिफरेंस रहा हो, ठीक है। एक के घर का उस तरीके का माहौल हो, दूसरे के घर का माहौल अलग तरीके का हो, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन क्या है? देखिए सिरस्थ सिद्धांत, जिसको हम सेफेलोकॉर्डल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डल भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास एक क्रम में होता है, सिर से पैर की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट जाता है। पहले सिर डेवलप होगा, धड़ डेवलप होगा और ये हमारे पैर डेवलप होंगे, फिर लास्ट में फिंगर्स, पैर की फिंगर्स, इसको यानी कि इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं हेड टू टो का प्रिंसिपल। मतलब सिर से पैर की
पैर की तरफ जाता है, इसमें विकास बच्चे का, ठीक है। तो ये हो गया विकास सिर से पैर की ओर जाता है, ऑप्शन आपका सी राइट, ए राइट हो गया। विकास सिर से पैर की ओर नहीं होता, ये उल्टा है। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। हाँ, ये विकास का दूसरा सिद्धांत है जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें डेवलपमेंट जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। ओके, अगर यहाँ पे समीप दूराभिमुख सिद्धांत लिखा होता तब ये ऑप्शन राइट हो जाता। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। गलत बात, विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक जाती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, हाँ ये बात ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि इसको कहते हैं डेवलपमेंटल रेट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब प्रत्येक बालक के जो विकास की गति और दर है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे से भिन्न होती है। भले ही दो बच्चों की उम्र बराबर हो, लेकिन उनके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से उनके फिजिकल डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट, उनका सोशल डेवलपमेंट का जो लेवल होगा ना, उसमें अंतर होगा सबका, ठीक है। तो सभी के विकास की दर समान नहीं होती, ये बात बिल्कुल ठीक है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, विकास जो है वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं कि विकास बिल्कुल एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपी टेट 2017 का है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, ये जो है ये विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, क्योंकि डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन है, PCSC 4 मेन है हमारा, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं सर, ठीक है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है, ये अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन पावलव ने किया था, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुल मिलाकर ऑप्शन जो ए है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, कहता है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? भैया कौन नहीं है देखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत ये हमारा वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ है। वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं, देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्लासिफिकेशन कहीं नहीं आता, वर्गीकरण कहीं नहीं आता। हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता आती है लेकिन क्लासिफिकेशन नहीं आता है। समन्वय का सिद्धांत, जहाँ बालक अपने बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, हर बालक अलग है, यूनिक है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ये भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये हमारा निरंतरता का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यूपी टेट, DSSP, PRT और CTET 3 जगह 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टेट 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बढ़िया है। ये निरंतरता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, किससे? निरंतरता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन लीजिए भैया, चलिए कौन सा सही नहीं है इसमें, देखिएगा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल ठीक बात है। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स से गुण आप में ट्रांसफर हो गए हैं। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल ठीक बात। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, नहीं ये बात गलत है। देखिए वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, शोधन नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ये सही नहीं है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये भी बात ठीक है। बस जो सी ऑप्शन है ना वो सही नहीं है। यहाँ पे विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन। अगर पूर्ण योग लिखा होता तब राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन 2016 का है, डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है क्या? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या फिर युयुत्सा। आपको बता दूं यहाँ पे कि जो वंशानुक्रम है ये जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, और ये वंशानुक्रम जब यहाँ रख दोगे ना तो ये एक परिभाषा बन जाएगी, और ये जो परिभाषा है भैया
ये दी है बी एन झा ने। कौन? बी एन झा के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, यूपी टेट का क्वेश्चन है, पूछा गया 2016 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। देखिएगा, अंडाणु शुक्राणु। देखिए, अंडाणु शुक्राणु ये पहले आता है, ठीक है, ये तो पहले आता है, लेकिन इसके बाद में युग्मनज आएगा, ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आएगा। अंडाणु शुक्राणु मतलब ये प्रजनन की प्रारंभिक अवस्था होती है जहाँ महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लिए मिलते हैं, यानी कि निषेचन के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद अगर ये होता और ये यहाँ होता तब ये राइट हो जाता, हालांकि गलत है। ब्लास्टोसिस्ट पहले आ नहीं सकता, पहले अंडाणु शुक्राणु ही आएगा, तो ये भी गलत है। ब्लास्टोसिस्ट पहले नहीं आएगा, काट दो। अंडाणु शुक्राणु के बाद युग्मनज आ गया, फिर ब्लास्टोसिस्ट आ गया। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आनुवंशिकता को डैश, क्वेश्चन देखो पहले, हरियाणा टेट में पूछा गया, सी टेट में पूछा गया, DSSC में पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ करके आपके लिए लेके आते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। अच्छा, ये जो PDF रहेगी ये मैं भेज दूंगा मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। चलिए, किसका? तो इसको गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या फिर गौण। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, मतलब हेरिडिटी को एक स्थिर यानी कि स्टैटिक जिसको कहते हैं, स्टैटिक सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व का सिद्धांत, ये तो बुद्धि का सिद्धांत है भैया, है ना। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैं आपको बता दूं, एक तत्व का जो सिद्धांत है ये दिया था एल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया था सर? एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये मानते हैं कि बुद्धि एक इकाई है। द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इन्होंने बुद्धि में दो कारक बताए थे, सामान्य कारक और विशेष कारक। प्रत्यागमन का सिद्धांत, जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है सर, ठीक है, बल्कि ये वंशानुक्रम का एक नियम है। इसको थ्योरी ऑफ रिग्रेशन कहा जाता है। ये सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इस नियम के अकॉर्डिंग संतानों में अपने पेरेंट्स के विशेष गुणों के अपोजिट या एवरेज क्वालिटीज़ की ओर लौटने की प्रवृत्ति होती है। जैसे इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पेरेंट्स बहुत प्रतिभाशाली हैं तो बालक एवरेज बुद्धि के हो जाए, ठीक है। ये प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है कि भाई बालक जो है अपने पेरेंट्स के अपोजिट, पिताजी खूब गोरे चिट्टे हैं, बच्चा काला कलूटा हो जाए, ये उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, बहुतत्व का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। और तो ये सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया पहले ये देखो। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता। पूछ रहा है आनुवंशिकता संबंधी कारक हो जाएगा आँखों का रंग। आपके पेरेंट्स की जैसी आँखें हैं तो उनके जीन्स की वजह से आपकी आँखों का रंग भी वैसा ही होगा। कई बार आपने देखा होगा जिनके पेरेंट्स की आँखें थोड़ा वो नहीं उस तरीके की होती हैं तो उनका भी रंग वैसा ही हो जाता है। तो आँखों का रंग जो है ये आनुवंशिकता से जुड़ा है। इस पर एटमॉस्फेयर का, खान पान का, है ना, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम डियर फ्रेंड। क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं? 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होते हैं 23 जोड़े, 23 मतलब 46 हो जाएंगे, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कितने होते हैं? तो सामान्य महिला की अगर बात करें तो उसमें XX गुणसूत्र होते हैं। कैसे?
XX गुणसूत्र होते हैं। यूपीटेट जूनियर लेवल 2016 का क्वेश्चन है। सारे यूपीटेट के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो हमने बाहर के डाले हैं वो इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए डाले हैं। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर करना। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। मतलब व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति मतलब इनेट टेंडेंसी होती है ये, ठीक है, बच्चे के अंदर, ये बालक के अंदर, या जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये प्राकृतिक क्षमता है। जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है, हमारे एटमॉस्फेयर का हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। आर्जव और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? ये चर्चा चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील भावना से जुड़ी है, स्थिरता अस्थिरता पर बहस हो रही है, सतत असतत पर बहस हो रही है, या प्रकृति और पालन पोषण पर विवाद हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रकृति और पालन पोषण पर विवाद हो रहा है, जिसको नेचर एंड नर्चर डिबेट कहते हैं। आर्जव और सोनाली के बीच की चर्चा प्रकृति बनाम पालन पोषण मतलब नेचर वर्सेस नर्चर पर डिबेट है। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझिए। पहली समझिए प्रकृति। जैसे आर्जव का तर्क है कि भाषा विकास जो है वो नैसर्गिक प्रवृत्ति यानी इनेट टेंडेंसी या हेरिडिटी से प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। जैसा कि नोम चॉम्स्की ने बताया था कि हमारे अंदर एक लैड नामक डिवाइस होती है, जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि बालक के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। वहीं पर सोनाली का तर्क है कि बालक जो है अपने परिवेश से सीखता है, यानी कि पालन पोषण का प्रभाव पड़ता है, नर्चर जिसे कहते हैं। सोनाली का मानना है कि भाषा विकास इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है। इसका अर्थ यह है कि बालक अपने आसपास के लोगों को सुनकर, देखकर, उनका अनुकरण करके, उनसे बातचीत करके भाषा सीखता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बात हो रही है वो प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर हमारा यूपीटेट जूनियर लेवल का क्वेश्चन है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसका? क्षेत्र, मौसम, वातावरण या फिर जलवायु का काम। किसका काम है ये? तो ये हमारा वातावरण का कार्य, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। यदि किसी बच्चे के पास अच्छी बुद्धि है या उच्च बौद्धिक क्षमता है, लेकिन उसे सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके अंदर जो बुद्धि है, जो क्षमता है ना, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये वातावरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम, और क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल सत्य है सर। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अपने आचार विचार से, अपनी पर्सनैलिटी से, तो क्या इससे सामाजिक समूह बनता है? जी, इससे सामाजिक समूह बिल्कुल बनता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके बीच सामाजिक संबंध बनते हैं, और ऐसे संबंध मिलकर के सोशल ग्रुप बनाते हैं, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है हमसे, देखिएगा, कहता है कि इनमें से किनका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सूजनन शास्त्र के पिता कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को सूजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। बहुत बढ़िया। 93 नंबर क्वेश्चन लीजिए। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में अगर सामाजिकरण की बात करेंगे तो सामाजिकरण का मतलब है कि व्यक्ति समाज के नियम, परंपरा और लोगों के साथ रहना सीखता है। भाई सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। हम समाज के लोगों के साथ आचार व्यवहार, बातचीत करना सीखें, बड़ों का सम्मान करना सीखें, उनके साथ एडजस्ट होना सीखें, उनके अकॉर्डिंग चलना सीखें, है ना। यही क्या है? ये सामाजिकरण है। यानी व्यक्ति समाज में एडजस्टमेंट और एडोप्टेशन सीख ले, समायोजन सीख ले। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूपीटेट 2018 का क्वेश्चन है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या फिर आक्रामकता की आवश्यकता है। सामाजिक मूल्य कौन सा? देखिए, सामाजिक मूल्य वो होते हैं जो समाज में सहयोग,
एक दूसरे की मदद करना, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना समाज में एक महत्वपूर्ण क्या बन जाता है, महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। क्या? सहायतापरक व्यवहार, कि आप दूसरे की सहायता करने वाले हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो बच्चे के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो खेल का है, क्योंकि बच्चे खेल खेल में ही एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, है ना, और अपने जो भी तौर तरीके हैं, एक दूसरे का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें खेल में ही सीख जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बात तो ठीक है। यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन हरियाणा टेट में पूछा गया है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान कर देगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। इससे क्या होगा, विद्यालय में जब बच्चे खेलेंगे तो इससे एक दूसरे का सहयोग सीखेंगे और बैलेंस बनाना सीखेंगे, संतुलन सीखेंगे, ठीक है, ग्रुप में कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे, टीम वर्क की भावना उनके अंदर आएगी। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, यह विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका भी नहीं होती। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है और विद्यालय को समाज का लघु रूप भी कहा गया है। क्या कहा गया सर? लघु रूप भी कहा गया है, क्योंकि समाजीकरण की शुरुआत सबसे पहले परिवार से होती है, उसके बाद विद्यालय बच्चे को समाज के नियम, डिसिप्लिन, एक दूसरे का सहयोग करना, व्यवहार करना सिखाता है। विद्यालय को समाज का लघु रूप भी कहा गया है। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिएगा, पियाजे का सिद्धांत हम लेकर के आएंगे, पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, पियाजे ने आपको पता है कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज थी, जो कि 0 से 2 साल की होती है। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी उन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, जो कि 7 से 11 वर्ष बताई। चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष या फिर 11 से वयस्क अवस्था तक, ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो हो जाएगा 2 से 7 साल की जो अवस्था है, इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, ठीक है। तो 2 से 7 साल, 4 से 8 साल की कोई विशेषता उन्होंने बताई नहीं है। जो जन्म से 2 साल है इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी पेशी अवस्था। 5 से 8 साल की कोई बात नहीं हुई है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है, कहता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो तीसरी अवस्था जो है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। 7 से 11 साल की अवस्था है, ठीक है, ऑप्शन सी। प्यारे दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे डियर फ्रेंड, ठीक है। और इसी तरीके के अगर हम चाहते हैं आप कि हम बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ करके लेकर के आएँ, जैसे आपका CDP हो गया, SST हो गया, हिंदी हो गया, है ना, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है। यानी कि ये जो काले का जो कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में बैठ गया है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? अनुक्रिया सामान्यीकरण है, ये अनुक्रिया अनुबंधन है, उद्दीपक सामान्यीकरण है। प्यारे दोस्तों, ये उद्दीपक सामान्यीकरण है, इसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। ये एक सटीक उदाहरण है जो अधिगम के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत से रिलेट करता है। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है जब कोई व्यक्ति या जब कोई बालक किसी विशेष स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना सीख जाता है, तो वो उससे मिलते जुलते जो बाकी स्टिमुलस होते हैं उनके प्रति भी वैसी ही रिस्पॉन्स करने लगता है, वैसा ही अनुक्रिया देने लगता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बालक काले रंग या उससे जुड़ी डरावनी जो चीज़ें हैं जैसे काला कुत्ता, उसके प्रति भी डरना सीख चुका है। मतलब अब वो उस समान विशेषता यानी कि जो काला रंग है उसको अन्य वस्तुओं जैसे काली गाय या काली वस्तुओं में भी देखता है और वही डर वाली अनुक्रिया दोहराता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण हो जाएगा। ये थे आज के 100 क्वेश्चंस। कैसे रही क्लास कमेंट करके बताइए, और ये जो PDF है हमारे WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।